गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है टारगेट सक्सेस के प्लेटफॉर्म पे। जल्दी से आइए, फिर स्टार्ट करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, जल्दी आइए, फिर स्टार्ट करेंगे। जो आ गए एक बार हाय का मैसेज टाइप कर दीजिए। चलो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आता है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। अब देखो एसएससी के हिसाब से ये टॉपिक पहले कम आता था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए एटम, परमाणु। तो एटम किसे बोलते हैं? एटम यूनिवर्स का वो सबसे छोटा पार्ट होता है जिसे फिर से डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन ये स्टेटमेंट जो ये गलत है, एटम को डिवाइड कर सकते, कैसे करेंगे अभी आगे देखेंगे, लेकिन पढ़नी आप लोगों को यही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे इसके बारे में, द स्मॉलेस्ट पार्ट, वह सबसे छोटा भाग, द स्मॉलेस्ट पार्ट विच कैन नॉट बी further divided, which cannot be further divided, which cannot be further divided is known as atom, is known as atom। वह सबसे छोटा भाग जिसे विभाजित न किया जा सके, जिसे विभाजित न किया जा सके, परमाणु कहलाता है। जिसे विभाजित न किया जा सके, परमाणु कहलाता है। द स्मॉलेस्ट पार्ट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज नोन एज एटम, इज नोन एज एटम। अब एक चीज देखना, एटम जो होता है, एटम का स्ट्रक्चर सभी लोगों ने देखा होगा। एटम आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो ये पॉजिटिव पार्ट होता है, दूसरा इसके अराउंड में सर्कल्स होते हैं, रिंग्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो रिंग्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं हम? ये जो सर्कुलर पार्ट है इन्हें बोलते हैं हम ऑर्बिट। ठीक है, और सेंटर में जो पॉजिटिव पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस, नाभिक। न्यूक्लियस, नाभिक। न्यूक्लियस का जो क्वेश्चन आता है वो न्यूक्लियॉन्स के नाम से आता है। एसएससी में आपसे 4 बार क्वेश्चन पूछा गया न्यूक्लियॉन्स किसके बने हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं। एटम का स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया। अब जो एटम होता है ये बनता किस किस चीज़ से है? तो जो आपका एटम है ये आपका 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बनता है। वो फंडामेंटल पार्टिकल कौन से? आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एक स्टेटमेंट लिखोगे इससे पहले, इट इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इट इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। इट इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ये आपका बना है। ठीक है, ऑर्बिट को हिंदी में बोलते हैं हम कक्ष। तो इन ऑर्बिट के अंदर कौन सा पार्टिकल मिलेगा आपको? इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा या न्यूट्रॉन मिलेगा? कौन मिलेगा? इसके अंदर होता है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बच गए ये 2 पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे?
जो एटम का सेकंड पार्ट है, और एटम का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है आपका न्यूक्लियस या न्यूक्लियॉन्स। तो एसएससी में आपसे 4 बार क्वेश्चन पूछा न्यूक्लियॉन्स किसके बने हैं, तो किसके बने हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। अब देखो अभी तक आप लोगों ने यही पढ़ा होगा कि सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लेकिन ऐसा नहीं है, इनसे भी छोटा पार्टिकल होता है क्वार्क। तो ये जो क्वार्क होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं अप क्वार्क, एक होते हैं डाउन क्वार्क। अप क्वार्क जो होता है इस पर चार्ज होता है +2/3, और जो डाउन क्वार्क होता है इस पर चार्ज होता है -1/3। ये अप क्वार्क है आपका, ये डाउन क्वार्क है। तो जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं इनकी फॉर्मेशन जो होती है वो क्वार्क के कॉम्बिनेशन से होती है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, +1 होता है। तो देखो +1 चार्ज जनरेट कैसे होगा, अगर आप दो अप क्वार्क को मिला दो और एक डाउन क्वार्क को मिला दो तो चार्ज कितना जनरेट होगा, एक अप क्वार्क पर कितना चार्ज है +2/3, और एक डाउन क्वार्क पर कितना चार्ज है -1/3। तो इसको सोल्व करोगे वैल्यू आएगी +1, और +1 चार्ज किस पर होता है, प्रोटॉन पर। तो इसका मतलब जो हमारा जो प्रोटॉन है वो कैसे बनता है, दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा एक प्रोटॉन। ठीक है, इसी तरीके से न्यूट्रॉन कैसे बनेगा, एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क को मिलाओगे तो आपका बन जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है आपका 0। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है यहाँ पे किस पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, क्वार्क से, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना आपके न्यूक्लियॉन्स। तो हम बोल सकते हैं न्यूक्लियॉन्स किसके बने हैं, क्वार्क के। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है, ये जो क्वार्क होता है इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी जेलमैन ने, डिस्कवर्ड बाय जेलमैन। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा एटम जो होता है, एटम क्या है, सबसे वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसे हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, इससे छोटा पार्ट पॉसिबल है ही नहीं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, इसके बाद हमने पढ़ा था एटम का जो है स्ट्रक्चर जो होता है, ये एटम का स्ट्रक्चर है आपका। एटम का स्ट्रक्चर आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होते हैं आपके ऑर्बिट, दूसरे होता है न्यूक्लियस। ऑर्बिट किसे बोलते हैं, ये जो सर्कुलर पार्ट होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड में, ये जो रिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं इन्हें बोलते हैं हम ऑर्बिट, और सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज पार्ट है ये होता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का दूसरा नाम होता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब एटम जो बना है वो आपका किन चीज़ों से मिलकर बना है, एटम आपका बना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। तो इनकी लोकेशन कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका ऑर्बिट के अंदर होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, तो एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया न्यूक्लियॉन्स किससे बने हैं, तो न्यूक्लियॉन्स जो आपके बने हैं वो बने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन कैसे हुई, मैंने आपको यहाँ पर बताया क्वार्क से हुई। कैसे क्वार्क से हुई ये आप देख सकते हो। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके बने हैं क्वार्क से, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना न्यूक्लियस। तो इसलिए हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस जो है आपका वो किसका बना है, क्वार्क का बना है। अब ये जो क्वार्क जो पार्टिकल है इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी जेलमैन ने। ठीक है, तो इतना भी हमने पढ़ा है। अब आगे देखते हैं। तो
अब न्यूक्लियस की बात करते हैं। ये जो न्यूक्लियस था हमारा, इसकी बात करते हैं। इस न्यूक्लियस की जो खोज की थी, वो खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने। इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? इस एक्सपेरिमेंट का नाम आपसे पेपर में पूछा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा परकिरणन परीक्षण। हिंदी में इसे बोलते हैं हम अल्फा परकिरणन परीक्षण, अल्फा परकिरणन परीक्षण। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, न्यूक्लियस की खोज हुई थी। तो देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखोगे, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, नाभिक की खोज, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड बाय परफॉर्मिंग, बाय परफॉर्मिंग, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड बाय परफॉर्मिंग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नाभिक की खोज, नाभिक की खोज नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अल्फा परकिरणन परीक्षण से की थी, अल्फा परकिरणन परीक्षण से की थी। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड बाय परफॉर्मिंग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बाय परफॉर्मिंग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब यहीं से क्वेश्चन और बनता है। देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट थी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के अंदर होल्ड रहते हैं, ये न्यूक्लियस से बाहर नहीं आते। तो कोई तो एक ऐसा फोर्स होगा जो इनको होल्ड करके रखता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है आपका न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन nuclear forces are present, nuclear forces are present, nuclear forces are present, nuclear forces are present। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य नाभिकीय बल होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य नाभिकीय बल होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य नाभिकीय बल होता है। प्रोटॉन एंड बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियर फोर्सेस आर प्रेजेंट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है, नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है आपका न्यूक्लियर फोर्स। तो ब्रैकेट में लिखोगे, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, nuclear force is the strongest force in nature। नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल होता है, नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल होता है। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल होता है। ठीक है, अब देखो आगे। तो हमने अभी तक यही पढ़ा है कि एटम जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? ऑर्बिट के अंदर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियॉन्स जिसे बोलते हैं हम। न्यूक्लियॉन्स किसके बने हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके बने हैं? क्वार्क के। तो क्वार्क के कॉम्बिनेशन से फॉर्मेशन होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो इसलिए हम बोलते हैं न्यूक्लियस या न्यूक्लियॉन्स किसके बने हैं? क्वार्क के। अब ये जो क्वार्क है ये दो तरीके का होता है, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। अब क्वार्क पर चार्ज कितना होता है? +2/3। डाउन क्वार्क पर कितना होता है? -1/3। तो जब अप क्वार्क और डाउन क्वार्क मिलते हैं तो इनसे फॉर्मेशन होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। और क्वार्क पार्टिकल की जो खोज की है वो जेलमैन ने की है। न्यूक्लियस की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने की है। कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इसने? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच कौन सा फोर्स प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर फोर्स होता है। और न्यूक्लियर फोर्सेज जो है ये कैसे फोर्स है? नेचर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, तो इतना अभी तक हमने पढ़ा है। अब आगे देखो,
अब न्यूक्लियस की बात चल रही है, जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो किस ऑर्डर में होता है? साइज ऑफ न्यूक्लियस, परमाणु का आकार, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये किस ऑर्डर में होता है आपका? न्यूक्लियस का साइज ये आपका ऑर्डर में होता है 10⁻⁻15 मीटर में। किस ऑर्डर में मिलेगा ये? 10⁻⁻15 मीटर में। और ये जो 10⁻⁻15 मीटर होता है इसको बोलते हैं 1 फर्मी। हिंदी में लिखोगे नाभिक का आकार। देखो त्रिज्या बोलो चाहे आकार बोलो, यहाँ पर चीज़ें सेम है। नाभिक का आकार, नाभिक का आकार, ठीक है। अब एटम की बात कर लेते हैं, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, परमाणु का आकार, साइज ऑफ एटम, परमाणु का आकार। तो ये किस ऑर्डर में होता है? ये होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर में। और 10⁻⁻10 मीटर को क्या बोलते हैं हम? 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ देखना है, क्वेश्चन और बनता है। अगर आपसे पूछा जाए एटॉमिक न्यूक्लियस की, परमाणु के नाभिक को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज की जाती है, ऐसा यूनिट कौन सी है? तो अगर एटॉमिक न्यूक्लियस की यूनिट पूछी जाएगी तो आप आंसर दोगे फर्मी। और अगर वो आपसे पूछता है एटॉमिक साइज की, परमाणु के आकार की ऐसा यूनिट क्या होती है? एंगस्ट्रॉम। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। जितनी चीजें पढ़ रहे हैं ये सारी आपसे पूछी जाती है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर, 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 ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। अब एटम का जो स्ट्रक्चर था, इस तरीके से हमने बनाया था, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं, ठीक है, ये जो पहला सर्कुलर पाथ है इसका नाम क्या है? के शेल। जो सेकंड सर्कुलर पाथ है इसका नाम है एल शेल। जो थर्ड सर्कुलर पाथ है इसका नाम है एम शेल। जो फोर्थ सर्कुलर पाथ है इसका नाम है एन शेल। इसके बाद आएगी ओ, फिर पी। अब इन सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट? आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। एल में कितने आ सकते हैं? 8। एम में कितने आ सकते हैं? 18। एन में कितने आ सकते हैं? 32। ओ में कितने आ सकते हैं? 50। पी में कितने आ सकते हैं? 72। अब ये कैसे पता करते हैं कि किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो कैसे पता करते हैं? तो सुनना, इसके लिए फॉर्मूला होता है, रूल होता है, जिसका फॉर्मूला क्या है उसका? आपका 2n²। तो एक स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कक्ष में इन ए ऑर्बिट या शेल। कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए ऑर्बिट, कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है। यहाँ से पेपर देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? ये जो n होता है, ये n क्या रिप्रेजेंट करता है? ये n होता है आपका ऑर्बिट नंबर, कक्ष संख्या, ऑर्बिट नंबर, कक्ष संख्या, ऑर्बिट नंबर, कक्ष संख्या। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो 2n² है, इस 2n² में n क्या रिप्रेजेंट करता है? आप बोलोगे ऑर्बिट नंबर, लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या मिलेंगे? पहला ऑप्शन मिलेगा आपको एजीमिथल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा होगा एजीमिथल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। फोर्थ होगा स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। तो क्या आंसर दोगे? ये जो n होता है आपका, ये होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। सीजीएल 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये जो n² होता है, ये n² क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये जो n² होता है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को, कक्षकों की संख्या को, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कक्षकों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कक्षकों की
संख्या। अब ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होता है? देखो, ऑर्बिटल आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सर्किल और स्फेयर में क्या डिफरेंस होता है? सर्किल किसे बोलते हैं? ये नहीं बोला कि सर सर्कल तो हम वृत्त को बोलते हैं और स्फेयर गोले को, है ना, ये नहीं बताना है। सर्कल कितने डायमेंशन में होता है? सर्कल होता है आपका 2 डायमेंशन में, और जो स्फेयर होता है ये आपका 3 डायमेंशन में होता है। तो ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये जो ऑर्बिट्स थे हमारे, ये सर्किल है या स्फेयर है? ये होते हैं आपके सर्किल वृत्त। तो अगर ये सर्किल होंगे तो ये कितने डायमेंशन में होंगे? 2 डायमेंशन में होंगे। तो यानी कि ये जो ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आपका ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है, ये कितने डायमेंशन में होगा? कितने डायमेंशन में होगा ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट? ये होगा आपका 2 डायमेंशन में। और जो ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है, ये कितने डायमेंशन में होगा? ये होगा आपका 3 डायमेंशन में। ऑर्बिट आपके 2 डायमेंशन में, ऑर्बिटल आपके 3D में। तो बेसिक डिफरेंस ये होता है, ऑर्बिट आपका 2 डायमेंशन में होता है, ऑर्बिटल आपके 3 डायमेंशन में होते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे? देखो, ऑर्बिट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला है 2n²। देखो हमारे पास ऑर्बिट है k, l, m, n, o, इस तरीके से कर लोगे, p, q इस तरीके से चलता है। तो k हमारा कौन से नंबर का ऑर्बिट है? फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इसका ऑर्बिट नंबर कितना होगा? 1 होगा। और ऑर्बिट नंबर को देखो हम किससे लिखते हैं? n से। तो k के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1। l हमारा कौन से नंबर का ऑर्बिट है? सेकंड ऑर्बिट है, तो इसका ऑर्बिट नंबर कितना होगा? 2 होगा। तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। m हमारा थर्ड ऑर्बिट है, तो इसके लिए ऑर्बिट नंबर कितना होगा? 3 होगा। तो इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। सिमिलरली n = 4, n = 5। तो अब हमें n की वैल्यूज पता है, और n के टर्म्स में इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। तो अगर आपको ये पता लगाना है कि k शेल में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो k शेल के लिए n की क्या वैल्यू रखोगे? यहाँ पर 1, 1 का स्क्वायर 1 × 2, 2। l के लिए n की वैल्यू क्या रखोगे? 2, 2 का स्क्वायर 4 × 2, 8। m के लिए 3 का स्क्वायर 9 × 2, 18। n के लिए 4 का स्क्वायर 16 × 2, 32। o के लिए 5, 5 का स्क्वायर 25 × 2, 50। तो इस तरीके से हम निकालते हैं किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दोबारा देख लेते हैं, कितने आ जाएंगे? 2, 8, 18, 32, 50। तो इस तरीके से निकालते हैं हम किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इतना नोट कीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये सब एटम के बारे में हमने पढ़ा है। अब एक बात बताओ, एटम के बारे में आप लोगों को सबसे पहले किसने बताया? एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया? स्कूल में सबसे पहले मैडम या सर ने बताया होगा एटम कुछ होता है, ठीक है। फिर बताया होगा ये जो एटम है, सबसे फर्स्टली एटम को किसने डिफाइन किया था? तो सबसे पहले डिफाइन किसने किया था? जे थॉमसन, है ना, मूर को जे थॉमसन नहीं, जॉन डाल्टन, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है? ये जो जॉन डाल्टन है, इसने जो थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम था एटॉमिक थ्योरी
परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत। तो क्वेश्चन आता है एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे एटॉमिक थ्योरी, नोट कर लेना, एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी was given by जॉन डाल्टन, was given by जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। एटॉमिक थ्योरी was given by जॉन डाल्टन, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। एटॉमिक थ्योरी was given by जॉन डाल्टन, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। अब हेडिंग डालोगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। हिंदी में लिखोगे तत्वों को दर्शाने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों को दर्शाने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों को दर्शाने का तरीका। देखो किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे अगर हम बात करें सोडियम है, जब भी हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसका नाम यूज नहीं करेंगे। जैसे सोडियम को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो हम इसका नाम यूज ना करके इसका सिंबल यूज करेंगे Na। नीचे एक नंबर लिखा होता है 11, ऊपर एक नंबर लिखा होता है 23। अब ये जो 11 होता है, इस 11 को क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। और ये जो 23 होता है इसको क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक मास बोलते हैं, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। अब पेपर का क्वेश्चन क्या आता है ये देखो, पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो एटॉमिक नंबर होता है, ये जो परमाणु संख्या होती है, इसको हम किस से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं या डी से डिनोट करते हैं। तो किस से डिनोट करते हैं, ए से, नहीं मूर्खों, ना ए से, ना बी से, ना सी से, ना डी से, इसे करते हैं हम जेड से। और जो एटॉमिक मास होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। तो किसी भी एलिमेंट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले उसका सिंबल लिखेंगे। ये कोई भी जर्नल एलिमेंट है जिसका सिंबल है एक्स, नीचे लिखा होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम लिखते हैं जेड से, ऊपर लिखा होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को लिखते हैं हम ए से। अगर एलिमेंट पर कोई चार्ज प्रेजेंट होता है तो उसको लिखते हैं हम राइट में टॉप पर। ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, इतना नोट कीजिए। अब 1 एक बार लिस्ट बना लेते हैं, 1 से लेकर 20 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट की और उनके एटॉमिक मासेस की, क्योंकि बीच में उनका यूज़ होना है, ठीक है। तो देखो पहले नोट करके एक फॉर्मूला देखना कि अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो एटॉमिक नंबर हमें जो याद रखना है वो 1 से 20 तक का याद रखना है, एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक। तो इनको याद करने का तरीका क्या है, अगर आपको 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर याद है तो उस एलिमेंट का आप एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो ये जो एटॉमिक नंबर है, या तो ये आपका इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी, या आपका ये ओड नंबर होगा,
विषम संख्या होगी, ओड नंबर होगा विषम संख्या। अब अगर एटॉमिक नंबर इवन हुआ तो जो एटॉमिक मास होगा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे लिखते हैं हम, जेड से। एटॉमिक मास किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर ओड हुआ तो एटॉमिक मास क्या होगा, आपको एटॉमिक नंबर का डबल करोगे और उसमें 1 ऐड कर दोगे, तो ये फॉर्मूले आपके बन जाएंगे। ये एटॉमिक मास का, ये एटॉमिक नंबर, सॉरी दोनों एटॉमिक मास के। किस किस केस में, अगर एटॉमिक नंबर इवन होगा तब ये वाला अप्लाई करोगे, एटॉमिक मास ओड होगा तो ये वाला अप्लाई करोगे। लेकिन ये 4 एलिमेंट में आप अप्लाई नहीं करोगे, एक्सेप्ट वो 4 एलिमेंट कौन से, हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और क्लोरीन। इन 4 एलिमेंट में आप इसे अप्लाई नहीं करोगे, बाकी हर जगह से अप्लाई करोगे, ठीक है। ठीक है, अब लिस्ट बनाते हैं, देखो इसको यूज करते हैं। देखो लिस्ट बनाओगे, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, जेड से लिखते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को हम ए से लिखते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, एच। इसके बाद आता है हीलियम, इसका सिंबल है एच ई। फिर आता है लिथियम, सिंबल है एल आई। बेरिलियम, बेरिलियम का सिंबल है बी ई। बोरोन, बोरोन का सिंबल है बी। कार्बन, कार्बन का सिंबल है सी। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल है एन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल है ओ। फ्लोरीन, फ्लोरीन का सिंबल है एफ। नेक्स्ट आता है आपका नियोन, नियोन का सिंबल है एन ए। ये सीक्वेंस में लिखे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, ये जिस पर स्टार मार्क लगा रहे हैं, अब जो फॉर्मूला मैंने कहा था वो फॉर्मूला आप इन पर अप्लाई नहीं करोगे, ना तो हाइड्रोजन पर अप्लाई करोगे, ना बेरिलियम पर अप्लाई करोगे और ना नाइट्रोजन पर अप्लाई करोगे, ठीक है। तो देखो अब एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, अब एक बार इधर देखना। ये जो हीलियम है, एटॉमिक नंबर कैसा है इसका, इवन है। इवन है तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, डबल 4। इसका एटॉमिक नंबर ओड है तो एटॉमिक मास कैसे निकालते, डबल करके 1 ऐड करोगे। इसका एटॉमिक मास ओड है तो कैसे निकालोगे, डबल करके 1 ऐड करोगे। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर इवन है तो एटॉमिक मास डायरेक्ट डबल हो जाएगा। एटॉमिक नंबर इवन तो एटॉमिक मास डायरेक्ट डबल। एटॉमिक नंबर ओड तो डबल करके 1 ऐड करोगे, 19। एटॉमिक नंबर इवन तो एटॉमिक मास डायरेक्ट डबल। इन्हें आप याद रखो, पूरी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। इससे आपके पेपर में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। अभी कराएंगे क्वेश्चन तब देखना। इसका एटॉमिक मास होता है 9, इसका एटॉमिक मास होता है आपका 14। एक बार इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं।
ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na। फिर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल है Mg। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल है Al। सिलिकॉन। सिलिकॉन का सिंबल है Si। फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का सिंबल होता है P। सल्फर। सल्फर का सिंबल है S। क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल है Cl। आर्गन। आर्गन का सिंबल है Ar। पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल है K। कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, सिंबल है Ca। तो ये जो है एटॉमिक नंबर जो इनके हैं सीक्वेंस में है आपके। एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है। अब एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला है कैसे निकालना है वो आप इस पर अप्लाई नहीं करोगे, क्लोरीन पर, बाकी आप सभी पर अप्लाई करोगे। ठीक है। तो देखो सोडियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ओड है, तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, डबल करके 1 ऐड कर दोगे। एटॉमिक नंबर इवन है तो एटॉमिक मास डायरेक्ट डबल हो जाएगा। एटॉमिक नंबर ओड है तो एटॉमिक मास डबल करके 1 ऐड कर दोगे। इवन है तो डायरेक्ट डबल करोगे, ओड है डबल करके 1 ऐड करोगे, इवन है तो डायरेक्ट डबल करोगे। इसको आप याद रखोगे 35.5 होता है। ठीक है। इवन है तो डबल करोगे, ओड है तो डबल करके 1 ऐड करोगे, फिर इवन आए तो डायरेक्ट डबल। ठीक है, इतना नोट कीजिए। ये एटॉमिक नंबर एटॉमिक मासेस आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनका यूज अभी आप लोगों ने किया नहीं होगा, पेपर में आपको पता नहीं चलता इनका यूज कैसे करते हैं। हम आगे यूज करेंगे इनको, तब देखना। तो आगे देखो, अब एटॉमिक नंबर एटॉमिक मासेस आपको याद है। अब इनका यूज देखो, यूज कैसे होगा।
अब हमने पढ़ा था एटम जो बना है वो आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है, ठीक है। अब किसी भी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन्स होंगे, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनको कैलकुलेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस की। तो हेडिंग डालोगे एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या किससे लिखोगे? जेड से इसको लिखा जाता है। तो ये जो एटॉमिक नंबर होता है जेड, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? ये हमेशा बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, चाहे कोई भी केस हो। एटॉमिक नंबर हमेशा बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैं एग्जांपल लिया Na पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 माइनस। Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, ऑक्सीजन का हो गया आपका 8। तो आपको इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो पहले एक बार हम प्रोटॉन की बात कर लेते हैं कि प्रोटॉन कैसे काउंट होंगे। तो ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के। और एटॉमिक नंबर को कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है? नीचे। तो इसका एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही क्या होंगे? इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या होगी। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो प्रोटॉन की संख्या 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो प्रोटॉन की संख्या 8। ठीक है। अब एटॉमिक नंबर जो होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर होता है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, वो एटम जो है वो आपका न्यूट्रल होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। न्यूट्रल होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। अगर एलिमेंट आपका न्यूट्रल है तो न्यूट्रल केस में एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो अगर हम इन केसेस में कैलकुलेट करें कि इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होंगे, तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं जब वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब उस पर कोई भी चार्ज ना हो, ना तो पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज हो। जैसे अगर इन पर बात करें, इन पर चार्ज हैं तो ये न्यूट्रल नहीं है, इस पर चार्ज नहीं है कोई तो ये आपका न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल केस में जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होते हैं उसके अंदर? इलेक्ट्रॉन। और जब न्यूट्रल नहीं होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को हम? जो भी एटॉमिक नंबर है उसको आप एज इट इज लिखोगे, ठीक है। उसके बाद देखो चार्ज कैसा है? +1 है, तो आप उस चार्ज के साइन को रिवर्स कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, ये -2 है तो +2 कर दिया। तो इसके अंदर आई इलेक्ट्रॉन 10, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आई 10। दोनों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, और जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं उसे बोलते हैं आइसो, क्या बोलते हैं? आप बोलोगे आइसोटॉप, है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मूर्ख हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि आपको आइसो दिखते ही ना आइसोटॉप या आइसोबार ही याद आते हैं, ठीक है। लेकिन जिस केस में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है उसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे बोलते हैं? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको कोई भी दो आयंस दे देंगे, पूछेंगे इनमें रिलेशन क्या है, ठीक है। तो रिलेशन में आपके ऑप्शन में आइसोटोप बोल सकते हैं, आइसोटोप है ये, आइसोबार है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो डाइफर्स है, आइसोटोन्स है। तो अभी हमने सिर्फ एक कैटेगरी देखी है, अगर उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम आया तो हम उसे क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। सीजीएल 18 में आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया, ये जो आइसो वर्ड होता है, इस आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है? इस आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, ठीक है। ये आपका सीजीएल का क्वेश्चन था, एनडीए में पूछा गया था इस बार ये, ठीक है। तो एनडीए सीडीएस में जो क्वेश्चन आते हैं एसएससी वहाँ से क्वेश्चन उठा लेता है अगर इजी होगा तो, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन आप कर सकते हो, इतना नोट कीजिए। इसको नोट कीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, फिर पढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लेना तब तक।
ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। आगे एटॉमिक नंबर के बारे में हम देख चुके हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो? अब देखो आगे आता है हमारा नेक्स्ट एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को हम किससे डिनोट करते हैं? हम ए से। ठीक है, तो किसी भी बॉडी का जब आप मास निकालते हैं तो जनरली एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है साइंस में, सेंटर ऑफ मास। ये कहता है किसी भी रेगुलर बॉडी का जो मास होगा ना, वो हमेशा कहाँ होगा? उसके सेंटर पर होगा। तो इसी तरीके से एटम का जो मास होगा वो भी एटम के सेंटर पर होगा। और एटम के सेंटर में क्या होता है आपका? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास जो होता है ये आपका किसके बराबर होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो A = P + N, ये हो गया आपका एटॉमिक मास का फॉर्मूला। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो इसका यूज़ करते हैं हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेशन में। कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो इसका एटॉमिक मास कितना है? 23, क्योंकि एटॉमिक मास जो ऊपर लिखा होता है रिप्रेजेंटेशन में। और एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। प्रोटॉन कितने होते हैं? प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो प्रोटॉन हो गए आपके 11, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे आपके? 12। तो इस तरीके से निकालते हैं हम न्यूट्रॉन। ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट, नहीं तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। दो न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करो, 23 - 11 डायरेक्ट आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जो यूरेनियम होता है इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको बताने थे कि यूरेनियम के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो ना तो आपको एटॉमिक नंबर गिवन था, ना एटॉमिक मास गिवन था। आपसे डायरेक्ट पूछा गया था कि न्यूट्रॉन्स कितने होंगे यूरेनियम के अंदर। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो यूरेनियम जो होता है इसका सिंबल होता है आपका U। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 92। अब एटॉमिक मास इसका 235 भी होता है, 236 भी होता है, 238 भी होता है। तो वो जो 236, 238 है वो क्या है? वो इसके आइसोटोप्स हैं, समस्थानिक है। तो हम हमसे उसने सिंपल यूरेनियम का पूछा था, तो हम आइसोटोप्स यूज नहीं करेंगे, सिंपल यूरेनियम यूज करेंगे। तो कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? 235 - 92, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 143। तो इस तरीके से हम निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कैसे? रेलवे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो कैसे निकाले हमने? 235 क्या हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम किससे लिखते हैं? A से। हमने क्या माइनस किया? 92। 92 क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किसे लिखते हैं हम? Z से। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला हो गया A - Z। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नोट कर लीजिए इसे। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमें नहीं आता। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? कुछ लोगों के लिए F होगा, कुछ लोगों के लिए G होगा, है ना, कुछ लोगों के लिए A होगा। तो देखो अभी मैंने आपको पूरी लिस्ट बनवाई है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की। ठीक है, तो अब जैसे अभी एग्जांपल भी देखोगे, जैसे Na है, Na का एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। तो एक चीज़ देखना, एटॉमिक मास बड़ा होता है या एटॉमिक नंबर? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास हमेशा बड़ा होता है एटॉमिक नंबर से, लेकिन एक केस को छोड़कर। किसको? हाइड्रोजन को। मैंने कहा था पूरी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एकमात्र एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज आपके बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ पर आ जाती है इक्वलिटी।
तो अगर आपसे पूछा जाए एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशन होता है, तो आप बोलोगे एटॉमिक मास या तो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, कभी इससे छोटा नहीं होगा। नोट कीजिए। हेडिंग डालोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लोगे आप इसे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम के स्ट्रक्चर में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो आपके शेल्स में होते हैं, के शेल में, एल शेल में, एम शेल में, एन शेल में, ओ शेल में, इस तरीके से। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन कैसे आता है, एक एलिमेंट आपका कैल्शियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 20। तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, हमें कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अब ये कैसे पता करेंगे कि किसी भी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर एलिमेंट न्यूट्रल है, तो मैंने अभी पढ़ा है, अगर एलिमेंट आपका न्यूट्रल है तो न्यूट्रल केस में जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर देखोगे कैल्शियम आपका न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल केस में जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके अंदर हो गए इलेक्ट्रॉन 20। अभी बात करेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें 17। पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर सिंबल है के, एटॉमिक नंबर है 19, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके अंदर 19। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो देखो इन 20 में से के शेल में कितने आएंगे, मैक्सिमम 2। अब 20 में से 2 हम भर चुके, 18 बचे हैं। एल में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। तो 20 में से हमने 10 तो भर चुके हैं, हम 10 तो फुल कर चुके हैं, 10 हमारे पास बचे हैं। और एम की कैपेसिटी है 18, तो इसकी कैपेसिटी 18, आने तो इसमें चाहिए 10, क्योंकि 10 ही हमारे पास बचे हैं, लेकिन यहाँ पर आएंगे 8, जो 2 बच गए वो यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अभी बताऊंगा कि यहाँ पर 10 क्यों नहीं है, 8 क्यों आए। ऑक्टेट रूल कोई लॉजिक नहीं है, कभी आप बोलो सर ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग आई, ऐसा कोई नियम नहीं है। आगे देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो 17 इलेक्ट्रॉन में से 2 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 7 यहाँ पर। 19 में से 2 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर 10 क्यों नहीं आए, 8 क्यों आए। ठीक है, अब देखो
क्या रीज़न? अब देखो, अगर आप किसी घर को बाहर से देखते हो, ठीक है, और आप उस घर के अंदर कभी गए नहीं हो और आपसे पूछा जाए उसके अंदर कितने रूम्स हैं, तो आप नहीं बता सकते। उसी तरीके से जब स्टार्टिंग में एटम को स्टडी किया गया तो बोला गया एटम जो होता है ये सेल्स में डिवाइड होता है और इन सेल्स का नाम रखा गया KLMN। अब ये जो हमारी सेल्स थी ये क्या है? सर्कल्स हैं। तो ये कितने डायमेंशन में है? 2 डायमेंशन में है। उसके बाद जब हमने एटम को फर्दर स्टडी किया तो पता चला एटम जो होता है ये जो सेल्स में, ये जो इसकी सेल्स होती हैं ये भी सब सेल में डिवाइड होती है। मतलब इन सेल्स के अंदर सब सेल्स प्रेजेंट होंगे, इन कक्ष के अंदर उपकक्ष होते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसी भी सेल की कितनी सब सेल्स होंगी, किसी भी कक्ष में कितने उपकक्ष होंगे? तो ये हमें पता चलता है इनके ऑर्बिट नंबर से। तो के हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसका ऑर्बिट नंबर कितना है? 1। एल हमारा सेकंड ऑर्बिट है तो इसका ऑर्बिट नंबर कितना है? 2। एम हमारा थर्ड ऑर्बिट है तो इसका ऑर्बिट नंबर है 3। ये हमारा फोर्थ ऑर्बिट है, ठीक है, तो इसका ऑर्बिट नंबर है 4। जितना ऑर्बिट नंबर होगा उतने ही इसमें सेल्स होंगे, ठीक है। तो के का ऑर्बिट नंबर कितना है? 1 है, सॉरी, उतने ही सब सेल्स होंगे जितना ऑर्बिट नंबर होगा। तो ऑर्बिट नंबर 1 है तो इसके पास सब शेल कितनी होगी? एक ही सब शेल होगी और उस सब शेल को नाम दिया गया है S। इसका ऑर्बिट नंबर कितना है? 2, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी सब शेल्स होंगी? 2 सब शेल्स होंगी। पहली हमेशा S होगी, दूसरी हमेशा P होगी। इसके लिए इसका ऑर्बिट नंबर है 3 तो इसके अंदर कितनी सब शेल्स होंगी? SPD। इसके अंदर कितनी सब शेल्स होंगी? 4 होंगी, SPDF, ठीक है। अब देखो 2D ये होते हैं हमारे ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल हमारे कितने डायमेंशन में होते हैं? 3 डायमेंशन में। तो अब होता क्या है कि ये था हमारा 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, अभी किस में बदल गया? हमारा 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट में। हमें इन दोनों में संबंध चाहिए, रिलेशन चाहिए कि 2D और 3D में यहाँ पर कैसे रिलेट करें। तो देखो 2D में हम लिखते हैं फर्स्ट ऑर्बिट को K, तो 3D में कैसे लिखोगे? जो भी इसका ऑर्बिट नंबर होता है इसको इसके सब ऑर्बिट से मल्टीप्लाई कर दो, 1 × S 1S, तो K बराबर किसके हो जाएगा? 1S के। 2D में जिसे आप K बोलते हो 3D में वो क्या हो जाएगा? 1S। इसी तरीके से 2D के अंदर जिसे आप L बोलते हो 3D में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 2S 2P, ठीक है। 2D में जिसे आप M बोलते हो 3D में उसे क्या बोलोगे? 3S 3P 3D। इसी तरीके से N किसके बराबर हो जाएगा? 4S 4P 4D 4F, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, जब हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की थी तो हमने सबसे पहले कौन से ऑर्बिट को भरा था? K को भरा था। हमने सबसे पहले K को ही क्यों भरा? L को क्यों नहीं भरा? ये मत बोला कि सर वो पहले आया इसलिए हमने पहले भर दिया। ऐसा कोई रूल नहीं कि जो चीज़ पहले आएगी आप उसे पहले भरोगे। रूल ये कहता है जिस ऑर्बिट या ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, जिस कक्ष और उपकक्ष की ऊर्जा कम होगी, जिस कक्ष और कक्षक की ऊर्जा कम होगी उसे सबसे पहले भरा जाएगा। तो ये जो हमारे ऑर्बिट्स हैं KLMN, तो हमने सबसे पहले K को क्यों भरा था? क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम थी। तो जब K की एनर्जी कम थी तो उसी तरीके से अब हमें इन SPDF को भी भरना है। तो K किसके बराबर है? 1S के। तो K की एनर्जी कम थी तो 1S की कम होगी, तो हम सबसे पहले 1S को भरेंगे, ठीक है। उसके बाद K के बाद हमने किसको भरा था? L को भरा था। तो L किसके बराबर आपका? 2S 2P, यानी कि सबसे कम एनर्जी होती है 1S की, उससे ज़्यादा होती है 2S की, फिर उसके बाद 2P की। उसके बाद क्या आएगा? 3S 3P। अब आना तो 3D चाहिए, लेकिन 3D ना आकर होता क्या है? पहले 4S आता है फिर 3D आता है। अब हुआ क्या, ये जो M शेल होती है इसका जो आखिरी हिस्सा है, ये जो 3D वाला भाग है, इसकी एनर्जी 4 शेल के पहले भाग से ज़्यादा होती है। तो हम पहले इसको ना भर के हम दो से भरेंगे जिसकी एनर्जी कम होती है। तो हम पहले 4 शेल के पहले पार्ट को भरते हैं, उसके बाद हम 3rd शेल के आखिरी भाग को भरते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आ गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ऊर्जा का बढ़ता क्रम। इस रूल को ही नाम दिया जाता है हाव भाव प्रिंसिपल। आगे लिखवाऊंगा, हिंदी मीडियम वाले हाव भाव मत बोलना इसको, ठीक है। ये हाव भाव है, तो ये है हाव भाव प्रिंसिपल, हाव भाव का सिद्धांत, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, हमारे पास कैपेसिटी थी, के शेल की कैपेसिटी कितनी थी? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। एल की कैपेसिटी कितनी थी? 8 इलेक्ट्रॉन की। एम की कितनी थी? 18 की। एन की 32 की। तो उसी तरीके से ये जो ऑर्बिटल है इनकी भी कैपेसिटी होती है। तो ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स,
ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, ये आप याद रखोगे। देखो जो S होता है ना, इसको हम एक बॉक्स से बनाते हैं, आगे बताऊंगा इस बॉक्स का मतलब। P को हम 3 बॉक्स से, D को 5 बॉक्स से, F को 7 बॉक्स से, ठीक है। एक बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो S के अंदर एक बॉक्स है, तो S में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P के अंदर कितने बॉक्स है? 3 बॉक्स हैं, एक बॉक्स में 2 आएंगे, तो 3 में कितने आएंगे? 6 आएंगे। D में 5 बॉक्स है, एक बॉक्स में 2, तो 5 में 10, और इसी तरीके से F में 14। तो ये कैपेसिटी आप याद रखोगे। S के अंदर 2 आएंगे, P के अंदर 6 आएंगे, D के अंदर 10 आएंगे, F के अंदर 14 आएंगे, ठीक है। अब इसको यूज़ करेंगे, अभी आगे देखना, नोट बाद में करना, ठीक है। देखो आगे, अब कैल्शियम पर आते दोबारा। एटॉमिक नंबर है 20, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 20, ठीक है। अब देखो, जब भी S आएगा, S में आप मैक्सिमम कितने भरोगे? 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते, 2 से कम भर सकते हो। P में ज़्यादा से ज़्यादा 6 भर सकते हो, 6 से ज़्यादा नहीं भरोगे। D में ज़्यादा से ज़्यादा 10, F की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो आगे, हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? 1s, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है। तो अब इस 20 में से S के अंदर कितने जा सकते हैं? मैक्सिमम 2 जा सकते हैं, तो S के अंदर आ गए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब S हमारा पूरा भर चुका है, इसके अंदर हम और नहीं भर सकते, तो इसके बाद कौन सा आएगा? 2s। फिर से S आया, S में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, तो 2 हमने फिर से भर दिए। तो 20 में से हम 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर चुके हैं, 16 हमारे पास अभी भी बचे हैं। इसके बाद क्या आएगा? 2p आएगा। P में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? 6 भर सकते हैं, तो 6 भर दिए। 20 में से काउंट करते हैं ना, 10 जा चुके हैं, 10 की हम फिलिंग कर चुके हैं, 10 बचे हैं, तो ये तो पूरा फुल हो चुका है। इसके बाद आएगा 3s, फिर S में कितने भरोगे? 2। इसके बाद क्या आएगा? 3p, P में मैक्सिमम कितने भरोगे? 6। तो 20 में से 18 भर चुके हैं, 2 बचे हैं। इसके बाद क्या आएगा? 4s, S में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, ये जो 1 है, ये 1 हमने किसके लिए? 1 क्या था? ऑर्बिट नंबर था, किसका? K का। तो 1 हमने यूज़ किया था K के लिए, 2 किसके लिए यूज़ किया था? L के लिए यूज़ किया था, 3 किसके लिए यूज़ किया था? M के लिए यूज़ किया था, और ये 4 किसके लिए यूज़ किया था? N के लिए यूज़ किया था। अब एक चीज़ देखना, K के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2, ऊपर लिखे इलेक्ट्रॉन। L में कितने हैं? 8, M में कितने हैं? 8, N में कितने हैं? 2। तो यहाँ पर 10 क्यों नहीं आए, 8 क्यों आए? क्योंकि इस सेल का जो आखिरी भाग होता है, आखिरी भाग कौन सा था? 3D, उसकी एनर्जी 4 सेल के पहले भाग से, 4s से ज़्यादा होती है, तो हम पहले कम वाले को भरते हैं, इसलिए ऐसा हुआ। अब पेपर में क्वेश्चन आता है, अब इस कॉन्फ़िगरेशन को आप कितने डिफरेंट फॉर्मेट में लिख सकते हो? देखो मैं बताता हूँ आपको। कोई भी एलिमेंट अपनी कॉन्फ़िगरेशन को हमेशा नोबल गैस के फॉर्मेट में लिखना चाहता है, ठीक है। ये मॉडर्न ट्रेंड, अब ऐसे क्वेश्चन आता है, कोई भी एलिमेंट अपनी कॉन्फ़िगरेशन को हमेशा नोबल गैस के फॉर्म में लिखना चाहता है। नोबल गैस में आगे पढ़ाऊंगा आपको, ये आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी। नोबल गैस हमारे पास कौन कौन सी है? हीलियम, नियोन, आर्गन। हमारा काम यहीं तक चाहिए हमें, आगे की जरूरत नहीं, आगे पढ़ाऊंगा सारी। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ओबोनेशन, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, नियोन का एटॉमिक नंबर है 10, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, ठीक है। अब एक बार इधर देखना, हीलियम की जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले क्या आएगा? 1s, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें, तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2। नियोन 10 है, तो पहले 1s2 आएगा, उसके बाद 2s2 आएगा, फिर 2p6 आएगा, ये फुल हो चुका। आर्गन की जगह 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, मतलब जहाँ भी आपको 1s2 दिखेगा ना, आप 1s2 को रिप्लेस कर सकते हो हीलियम से। जहाँ भी आपको 1s2, 2s2, 2p6 दिखेगा, आप उसे रिप्लेस कर सकते हो नियोन से। और जहाँ भी आपको 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 दिखेगा, उसे आप लिख सकते हो आर्गन से, ठीक है। तो देखो वही चीज़ मैं करने वाला हूँ। देखो इसकी जगह मैंने यूज़ किया हीलियम, बाकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे, इसको हटाकर हम हीलियम लिख सकते हैं, तो बाकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ठीक है। अब
ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, नियोन लिख सकते हैं। तो इसको हटा के हमने लिखा नियोन, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे आ जाएगी, 3s2 3p6 4s2। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को देखो, यहाँ से यहाँ तक ये किसके बराबर, आप देख सकते हो ये आर्गन के बराबर है, तो इसको हटाकर हम आर्गन लिख सकते हैं, बच क्या गया 4s2। तो पेपर में जो ऑप्शन आएगा जनरली वो ये आएगा या ये आएगा, ये वाले नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि इससे आपका ऑप्शन बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस हर फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। अब पता चल गया होगा कि इसके अंदर 10 क्यों नहीं भरे, क्योंकि इसका जो आखिरी भाग होता है उसकी एनर्जी 4 शेल के पहले भाग से ज़्यादा होती है, तो उसको हम 4 शेल के पहले भाग के बाद भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिए। तो जब ये नोट कर लो बता देना, फिर आगे पढ़ेंगे। देखो अच्छा मौका है, बहुत कम फीस में आपको बैच मिल रहा है। ठीक है, 3 वीक आपकी फ्री ट्रायल है। आपको किसी टीचर को लग रहा है कि आप मोस्टली बच्चे पढ़े भी होगे हमसे। ठीक है, अगर किसी को ये लग रहा, मतलब सबको डेमो लेना है, तो 3 वीक के लिए आपकी फ्री ट्रायल है, लेकिन उसके बाद फीस भी बढ़ जाएगी। ठीक है, जब तक डेमो चल रही हैं तब तक आप देख लो। अगर आपको सिलेक्शन इन मन में है कि सिलेक्शन लेना है, तैयारी करनी है, ठीक है, तो बहुत कम फीस पर आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बाकी आपकी इच्छा है, बेरोजगार रहना है या दूर बेरोजगारी दूर करनी है, तो जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, अब देखो आगे नोट करोगे। तो ये डिफरेंट पैटर्न आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, नोट करिए जल्दी नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट।
तो इसको हटा देते, लिख चुके हो आप इतना। ठीक है, अब एक कॉन्फ़िगरेशन और लिख लेते हैं। एक बार आयरन की बात करते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है? 26। ठीक है, तो अब देखो मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको सबसे पहले KLMN में लिख के दिखाता हूँ। KLMN, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आपके? 26 होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है 26। तो इसको KLMN कैसे लिखोगे? 2 8 8 2, 20 तक तो ऐसे लिखते थे। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब उन 6 इलेक्ट्रॉन को देखना, यहाँ पर आ सकते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन? नहीं। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है? 18 की, और हमारे पास अभी 6 बचे हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? 2 8 14 2। 1s वाले फॉर्मेट में देख लो, 20 तक तो ऐसे ही लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो 20 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक हो गई। अब sb फुल है, इसके बाद क्या आता था? 3d। तो d में मैक्सिमम कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब इसी चीज़ को अब हीलियम के फॉर्मेट में लिखोगे तो इसकी जगह क्या लिख दोगे? हीलियम बस। बाकी सारा आपका एज इट इज 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। और जब नियॉन के पैटर्न पर लिखोगे तो नियॉन में क्या करोगे? इस वाले को हटा दोगे, इसी जगह क्या लिखोगे? नियॉन। उसके बाद 3s2 3p6 4s2 3d6। उसके बाद क्या आता है? आर्गन के फॉर्मेट में लिखोगे तो आर्गन के फॉर्मेट के लिए आप इसको हटा दोगे, इसकी जगह लिखोगे आर्गन। आगे क्या आता है? 4s2 3d6। तो मैंने आपको हर तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए कैसे लिखनी है। ठीक है, अभी 2 एक्सेप्शन भी हैं आपके सिलेबस में है जो, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। एक बार यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो? ठीक है, अब आगे देखो, हेडिंग डालोगे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देखो पहले आती है क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। ठीक है, सिंबल है Cr, एटॉमिक नंबर 24। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके? 24 होंगे। अब इन 24 में से 18 की जगह तो आप लिखोगे आर्गन। ठीक है, अब 6 बच गए तो रूल्स के अकॉर्डिंग क्या आता है? यहाँ पर 4s आता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, और जो 4 बच गए वो 3d में आ जाएंगे। अब एक बात बताओ, एक सिमेट्रिकल सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है या अनसिमेट्रिकल? एक सिमेट्रिकल सिस्टम हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो डी के अंदर कितने बॉक्स बताए थे मैंने?
5 बॉक्स बताए थे, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इन बॉक्स में पहले इक्वली भरोगे, सबसे पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ जाए तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 4s1 3d5, 4s1 3d5। तो अभी भी सिंगली भरोगे। अब एक चीज़ देखो, ऊपर वाला सिस्टम ज़्यादा सिमेट्रिकल है या नीचे वाला? नीचे वाला, क्योंकि सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इस बॉक्स में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे वो ज़्यादा सिमेट्रिकल नहीं, ज़्यादा सिमेट्रिकल क्या आपका नीचे वाला। तो सिमेट्री की वजह से ये वाली कॉन्फ़िगरेशन इनकरेक्ट मानी जाती है, ये वाली आपकी करेक्ट मानी जाती है। इसी तरीके से अगर कॉपर की बात करें, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 29, ठीक है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो 29 में से 18 की जगह तो लिख लेंगे हम आर्गन, रूल्स के अकॉर्डिंग फिर आएगा 4s2, फिर क्या आएगा, कितने बच गए 9, तो आएगा 3d9। अब फिर से इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन 9 है, तो सबसे पहले आप इन्हें सिंगली फिल करोगे, उसके बाद 4 बच गए तो पेयरिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ जाए तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 4s1 3d10, तो सिंगली भरोगे 10 में से पहले, उसके बाद इनकी पेयरिंग स्टार्ट करोगे। अब एक चीज़ देखो, नीचे वाला सिस्टम ज़्यादा सिमेट्रिकल है या ऊपर वाला, नीचे वाला, तो यानी कि ये कॉन्फ़िगरेशन इनकरेक्ट होती है, ये आपकी करेक्ट होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो आपको क्रैम करनी थी। अब क्रैम करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बता दिया, सिंपलिसिटी बता दी, आप इसको याद कैसे करोगे, लेकिन आप अपनी तरफ से इस रूल को कभी भी अप्लाई नहीं करोगे। जैसे अगर मान लो सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछ ली जाए, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, तो अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अब देखो पी के अंदर कितने बॉक्स हैं, पी के अंदर है 3 बॉक्स, इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 2। अब बोलोगे सर एक यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाए तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा, सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये वाली तो इनकरेक्ट होनी चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे, यही करेक्ट है इसकी, ये वाला स्टेप इनकरेक्ट है। वो तो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन किसे बोलते हैं, जो रूल फॉलो नहीं करती। तो मतलब इन दो को आप याद रखोगे कि इनमें सिमेट्रिकल सिस्टम आपको बनाना है, इसलिए वो स्टेबल है। बाकी आप अपनी तरफ से कहीं भी सिमेट्रिकल सिस्टम नहीं बनाओगे, जैसे आपको नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन बताइए आप उसे वैसे ही लिखोगे, ठीक है। तो इसमें नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछो।
ठीक है। अब एक बार ना 21 से लेकर 30 तक के भी एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसका भी एटॉमिक नंबर आपको गिवन नहीं होगा और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आएगी, ठीक है। तो बना लीजिए लिस्ट। स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर जेड से, इनका जेड है 21, मासेस याद करने की ज़रूरत नहीं है। टाइटेनियम, टी आई, एटॉमिक नंबर 22। वेनाडियम, (23). क्रोमियम का तो अभी बताइए 24। मैग्नीज, Mn, एटॉमिक नंबर 25। इसके बाद है आयरन, 26। कोबाल्ट, 27। निकिल, 28। कॉपर, 29। जिंक, 30। तो ये आपको याद होने चाहिए। क्योंकि आपसे किसी भी एलिमेंट का नंबर देकर आपसे पूछ लेगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख कर बताओ। जैसे एक बार अपनी प्रैक्टिस के लिए जितना ये पढ़ाया है, कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ाई, एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप एक बार मुझे वेनाडियम अपने आप कॉपी में लिखना, फिर मैं लिखवाऊंगा। वेनाडियम की आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, निकिल की लिखनी है, ठीक है, और एक जिंक की, इन 3 एलिमेंट के लिख लो, ठीक है। नोट करने के बाद इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एक बार लिखो, फिर मैं बताता हूँ आपको आंसर। तो देखो वेनेडियम के कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 23। तो 23 में से 18 के लिए क्या लिखोगे, आर्गन। इसके बाद 4s आएगा 2, तो 20 हो गए, 3 बचे हैं, तो क्या आ जाएगा 3d3। निकिल, निकिल का एटॉमिक नंबर 28। 28 में से 18 के लिए लिखोगे आर्गन, फिर इसका आएगा 4s2। तो 28 में से 20 भर चुके हैं हम, कितने बचे हैं, 8 बचे हैं, तो वो आ जाएंगे आपके डी में, तो 3d8, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है, जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर 30, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 30। 30 में से 18 की जगह लिखोगे आर्गन, फिर आएगा 4s2, और जो 10 बच गए वो आपके डी में चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जल्दी से नोट करना। अब मैं आपको आयंस की ओर बता देता हूँ कि आयंस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं।
फिर अगली क्लास में इसके रूल्स, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। उसका चैप्टर आपका फिनिश। देखो F नेगेटिव की बात करते हैं, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है इसे बोलते हैं हम एनायन, धनायन। तो धनायन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, जितना एटॉमिक नंबर है, ठीक है, लिख लिया एटॉमिक नंबर। आपको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, जैसा चार्ज होता है उसका अपोजिट माइनस है तो प्लस। तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गई आपके पास, तो 10 इलेक्ट्रॉन की जैसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, ठीक है, ये हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से Cl नेगेटिव की बात करो, एटॉमिक नंबर 17, तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 17 + 1 18। तो 18 की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, हो गए पूरे आपके, ठीक है, यहाँ तक 18 आपके पूरे हो गए। तो एनायन के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में सिंपल सा तरीका है, जितना भी इस पर चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दो और टोटल इलेक्ट्रॉन की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। लेकिन अगर कैटायन आ गया तो कैटायन में आप ऐसे नहीं लिख सकते। देखो कैसे लिखेंगे कैटायन में, एक बार इतना नोट कीजिए, फिर कैटायन की बात करते हैं। देखो कैटायन के केस में आप क्या करोगे, इसको स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कैटायन, ऋणायन, ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फॉर एग्जांपल आपको वेनेडियम +1 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है, तो +1 प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, तो मतलब इसमें आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, जो भी यहाँ पर चार्ज होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से निकालने हैं। तो आप कभी भी कैटायन के केस में डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखोगे, आप सबसे पहले उसके नॉर्मल स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे जब वो आयंस के फॉर्म में नहीं था। तो आयंस के फॉर्म में नहीं था तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 अभी हमने लिखा था, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 18 4s2 3d3, आर्गन 18 4s2 3d3। कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकला है। तो एक चीज़ देखो, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो अगर इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, जो आउटर मोस्ट में होगा वही तो निकालोगे, यानी कि ये वाला। तो और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहरी कक्ष में। और आउटर मोस्ट शेल कैसे पता चलेगा, जिसका ये न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी बड़ी होगी मतलब वो आपके आउटर मोस्ट है, यानी कि 3 और 4 में से आउटर मोस्ट कौन सी होगी, 4। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, आपका 4 में से। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी आर्गन 4s1 3d3। ऐसा नहीं कि आप एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देख लो, जैसे Fe+2 का लिखना आपको, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है। तो आप पहले सिंपल Fe की लिखोगे, Fe का एटॉमिक नंबर 26, तो 26 में से 18 की जगह क्या लिखोगे, आर्गन, उसके बाद 4s2 और जो 6 बच गए वो यहाँ पर। अब +2 की लिखनी है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर निकालोगे, आउटर मोस्ट में से। और आउटर मोस्ट शेल कौन सी होगी, जिसका ये नंबर बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा नंबर इसका है, तो यहाँ से आपके 2 इलेक्ट्रॉन आउट होंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, आर्गन 3d6। ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप 4s को लिखना चाहते हो 0 तो वो भी लिख सकते हो, आर्गन 4s0 3d6, जैसे आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट था, ठीक है।
अब इसमें रूल्स बच जाते हैं बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। वो रूल्स आपको अगली क्लास में पढ़ा देंगे। फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। तो ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका सिलेबस। तो इसको नोट कर लीजिए, किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत कम फीस में आपको बेस्ट फैकल्टीज़ मिल रही हैं। अगर एग्ज़ाम निकालने की सलाह है, तैयारी करने का मूड है, तो ज्वाइन ज़रूर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।